सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को लापता हो गई थी, जिसके बाद इसकी लाश फरीदाबाद से बरामद हुई और इस्मतदरी और कत्ल का एक केस बनाया गया। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली खवातीन कमीशन ने फरीदाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। वहीं दिल्ली के संगम विहार में कत्ल और इस्मतदरी के मुजरिमीन को गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। फांसी के मुतालबे के लिए कल मुजाहरे शुरू हो गए थे। इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करने वाली 21 साला राबिया 26 अगस्त को गायब हुई थी। 27 को उसकी लाश सूरजकुंड इलाके में मिली। राबिया की बॉडी के साथ इस कदर दरिंदगी की गई थी कि जिसके तस्वुर से भी रूह कांप जाए। जब राबिया के जिस्म को दफन करने से पहले नहलाने के लिए खोला गया तो देखने वाली खवातीन बेहोश हो गईं। हम लोगों को जो बॉडी पैक मिली थी, पैक बॉडी थी, उसका गला हम देख पा रहे थे। उसका गला कटा हुआ था और उसका यहाँ से चाकू घोंपा गया, नीचे को निकाला गया, उसको बर्बरता से मारा गया था। हमको नीचे लगा था कि बॉडी सेफ है, हो सकता है खाली मर्डर गले तक किया गया है, कोई भी बॉडी से छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है, नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब वहाँ पर मौजूद थी, मेरी मम्मी मौजूद थी और भी लोग गुस्ल करने वाले थे, जैसी बॉडी के कफन को हटाया गया और बॉडी नहलाने के गुस्ल के लिए लेकर के उसको गए तो जो मौजूद थी वहाँ पर वो चक्कर खा के गिर गई थी। बिकॉज ऑफ सर उसके जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स थे, जो उसके मतलब ब्रेस्ट थी, उसको बुरी तरह से छील दिया गया था, काटा गया था। सर राबिया अपने घर में अकेली कमाने वाली थी। वालिद मजदूरी करते हैं, माँ स्कूल में काम करती थी, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से फिलहाल बेरोजगार है। राबिया कत्ल मामले में 27 अगस्त को एक FIR दर्ज हुई थी और राबिया के साथ काम करने वाले निजाम ने सरेंडर करते हुए कत्ल का इल्जाम कबूल किया था, जिसके बाद निजाम को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। राबिया के वालिदैन का कहना है कि राबिया की शादी नहीं हुई थी। राबिया के कत्ल के पीछे और भी कई लोग हैं और राबिया को दूसरे मामलों को छुपाने के लिए मोहरा बनाया गया है। इसलिए इस मामले में CBI की जांच होनी चाहिए। उसको फांसी होनी चाहिए और उसे न्याय मिलनी चाहिए और CBI की जांच होनी चाहिए। मुझे तसल्ली जब होगी जब वो फांसी पर लटक जाएगा, जब मुझे सुकून मिलेगा। जैसे मेरी बेटी गई है, इतनी मेहनती बेटी, मेरा वही सहारा थी, वही मेरी कमर तोड़ दी। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, न्याय चाहिए बस। कोई उसमें ऐसा केस हो गया जो मेरी लड़की को पता था और उसे फंसाया जा रहा है और उस पर बुरे बुरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जी शादी कर लीजिए। अब मेरी बेटी, हम गरीब आदमी हैं, झाड़ू पोछा कर करके मैंने घरों में बर्तन मांज के हमने अपनी बेटी पढ़ाई लिखाई, हमारा वो सहारा थी। बताओ कि अब हम जब DM ऑफिस में हम बुक लग गई तो हमारी भी वैल्यू कुछ बढ़ी क्या ना। हमारी बेटी वर्दी में इस काबिल तो थोड़ा हुई। अब बताओ कि अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि जब तक जिंदा थी जब तक बेटी मेरी थी और अब बाद मरने के सब वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, कि मुझे इंसाफ मिले, कि मेरी बेटी की CBI की जांच चाहिए। पिछले 2 दिनों से संगम विहार के लोग इस मामले में इंसाफ की दुहाई देते हुए एहतजाज कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। जो मामला है वो तो आप सबकी नॉलेज में है, यहाँ पर भी सबको मालूम है, लेकिन उसकी परतें कहीं गहरी दबी हुई हैं। अभी जब उनके फादर से मेरी डिटेल में बात हुई, क्योंकि उससे पहले वो बहुत परेशान थे, जाहिर सी बात है जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा उसकी दिमाग की क्या स्थिति होगी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब वो रिकॉल कर पा रहे हैं, वो रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। अब जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं वो कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें हैं जिसको पुलिस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ये मामला यहाँ से आगे बहुत कुछ भी है, ये किसी पहले वाले क्राइम के साक्ष्य मिटाने की भी हरकत हो सकती है। राबिया मर्डर मामले में फिलहाल हरियाणा पुलिस जांच कर रही है। एक निजाम नामी शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संगम विहार से 10 किलोमीटर दूर राबिया की लाश यहाँ कैसे पहुंची और उसके साथ क्या कुछ किया गया। क्या सिर्फ निजाम ने किया या फिर और भी लोग उसमें शामिल थे। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
पटना हाईकोर्ट मजार पर 12 करोड़ की लागत से बन रहे 4 मंजिला इमारत के टूटने का खतरा अब टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 31 अगस्त तक हाईकोर्ट मजार की 4 मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर तोड़ने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद हाईकोर्ट मजार के इंतजामिया में खुशी का माहौल है। पटना से देखिए हमारे नुमाइंदे महफूज आलम की यह खास रिपोर्ट। इस इमारत की तामीर के लिए बिहार हुकूमत ने 12 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। जेर तामीर 4 मंजिला इमारत पर 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कानून के मुताबिक हाईकोर्ट के 200 मीटर के दायरे में 33 फीट से ऊंची कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती, जबकि नौ तामीर शुदा इमारत हाईकोर्ट के बिल्कुल करीब है और इसकी ऊंचाई 45 फीट है। 3 अगस्त 2021 को पटना हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 31 अगस्त तक इस इमारत को मुकम्मल तौर पर तोड़ने का फैसला सुनाया था, जबकि बिहार हुकूमत 33 फीट तक इमारत को बरकरार रखने की बात कर रही थी। हुकूमत ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाए जाने पर पटना हाई कोर्ट मजार के लोगों ने खुशी का इजहार किया है। बहुत खुश हैं, खुशी की लहर हम लोगों में दौड़ गई, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग 12 करोड़ की बिल्डिंग ये अगर टूट जाती तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खड़ा करना चाहते थे मुस्लिम समाज के फायदे के लिए, वो खत्म हो जाता है। और ये नीतीश कुमार का ये कमिटमेंट है कि मुस्लिम समाज के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। पटना का ये मजार 18वीं सदी का है। 1956 में पटना हाईकोर्ट मजार को वक्फ किया गया था। मजार के पास 3.46 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2.95 एकड़ जमीन पर कब्जा है। बिहार के महकमे अक़लियती फलाह के माली ताउन से मजार के अहाते में ये इमारत बनाई जा रही है, जिसमें वक्फ भवन, मुसाफिर खाना, मुख्तलिफ ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का दफ्तर बनना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही इमारत की तामीर का काम पूरी तरह से बंद है। इमारत के लिए 2019 में बजट मुख्तस किया गया था और 2022 तक इमारत को पूरी तरह से तैयार हो जाना है, लेकिन अदालती कार्रवाई के बाद इमारत की तामीर के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अपने फैसले के एतबार से सब मुसलमान भाई इस पर खुश है और इस पर सबको खुशी होनी चाहिए। और ये काम को आगे बढ़ाने के लिए काम को रुकना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि इस बिल्डिंग से बहुत से लोगों को फायदा है। बेली रोड पटना की लाइफलाइन है और बेली रोड पर हाईकोर्ट मजार शरीफ वक्फ स्टेट नंबर 663 की ये इमारत तामीर हो रही है। अक़लियती समाज को लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर इस तरह की इमारत कई दहाइयों बाद बनाई जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमारत बच जाती है तो ये न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी होगी, बल्कि इस इमारत से मुसलमानों को काफी फायदा भी होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच में आज समाअत हुई और अदालत ने सभी फरीकैन को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। हुकूमत की जानिब से 27% रिजर्वेशन को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने मौक़िफ़ को पेश किया। हाईकोर्ट ने 27% रिजर्वेशन को लेकर 20 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। वहीं अदालत के बाहर 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत उरूज पर है। वजीर आला शिवराज सिंह 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत के अहद को नाफिज करने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस का इल्जाम है कि जब कमलनाथ हुकूमत ने रियासत में ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, तो यही लोग थे जिन्होंने अदालत में न सिर्फ मुखालिफत की थी, बल्कि रियासत में हुकूमत बनने के बाद भी 27% रिजर्वेशन को नाफिज नहीं किए जाने को लिख कर दिया था। ओबीसी रिजर्वेशन पर सियासी घमसान को आप भी सुनिए। कि आरक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ और स्पष्ट मत है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए और उसके लिए हमने कोर्ट में जो बेहतर से बेहतर पैरवी हो सकती है उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से भी
एडवोकेट्स जुड़ेंगे, आएंगे, और जिन विभागों पर रोक नहीं है वहां हम फिर से भर्तियां निकाल रहे हैं। 27% पर ही भर्तियां होंगी। मध्य प्रदेश की सरकार बड़े वकील खड़े करने के नाम पर जनता के साथ और ओबीसी वर्ग के साथ धोखा और छल न करे। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में किसी सरकार ने लिख कर दिया है कि 27% आरक्षण की जगह अभी 14% दे दिया जाए और 13% को होल्ड कर लिया जाए। ये कौरव जी ने लिख कर दिया है। सरकार जो है नौटंकी करने की बजाय बड़े वकील खड़े करने की सबसे पहले हाई कोर्ट को लिख कर दे ये कि सरकार 27% आरक्षण देने के लिए तैयार है, और ये जो 14% के लिए उन्होंने जो लिख कर दिया इस चिट्ठी को विड्रॉ करो। उसके बाद आप ये बात करो। जनता को भी धोखा दे रहे हैं, अदालत में कुछ अलग पत्र लिख के दे रहे हैं और बड़ा नाटक कर रहे हैं कि हम बड़े से बड़ा वकील क्या कर लेगा। चिट्ठी तो लिख के दी है आपने जो है 14% की। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे, छोटे से ब्रेक। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के अरकान की 2 रोजा मीटिंग का आगाज औरंगाबाद के महसूल प्रबोधनी हॉल में हुआ। मीटिंग में बोर्ड के 7 अरकान और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अनीस शेख भी मौजूद रहे। 9 नामजद बोर्ड रुकन शेख समीर का बोर्ड अरकान ने खैर मकदम किया। दिन भर जारी रही मीटिंग में क्या हुआ, इससे मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई। चूंकि रियासती बोर्ड की मीटिंग हो रही है, इस उम्मीद पर रियासत के दूर दराज इलाकों से मुतवल्ली और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म समाजी कारकुनान भी दिन भर इस इंतजार में रहे कि इन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन ज्यादातर अफराद को मायूसी हुई। पूना, चिंतौर, नांदेड़ और दीगर अजला से औरंगाबाद पहुंचे समाजी कारकुनों ने अपने मसाइल मीडिया के सामने बयान किए। समाजी कारकुनान का इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन और अफसरान दानिस्ता तौर पर मीटिंग में अवामी मुद्दों को नहीं रखते, जिसकी वजह से अवामी मसाइल और वक्फ जायदादों के ताल्लुक से मुनासिब नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि बोर्ड अरकान जिनमें MP फौजिया, तहसीन खान और इम्तियाज जलील शामिल हैं, मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन मीडिया से उन्होंने भी फासला बनाए रखा। यहाँ पर जो है तो दरगाह जालना के जो वफ़ अधिकारी थे मोहम्मद रियाज, इन्होंने नो ऑब्जेक्शन लेटर देके शीतल BR बार बोलकर जो है वो खोलने के लिए नाहरकत प्रमाण पत्र दिया है। वो पूरे पुरावे के साथ मैंने औरंगाबाद के जो औकाफ के जो मेन CEO है उनको मैंने पेपर के साथ पुरावे के साथ कंप्लेंट किया था। आज तक उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और जो मुद्दों पे मीटिंग उन्होंने आज रखे वो मुद्दे के पेपर ही गायब है। वो एक भी मुद्दे के पेपर औकाफ के मेंबर जो है, जो वर्कर जो है तो मेंबरों के सामने रखे नहीं है। हमारा मामला ये है, जिंतूर शहर की जो परभनी ज़िले के अंदर आता है उसकी जामा मस्जिद की 304 एकड़ 16 गुंठे ज़मीन आज मस्जिद के पास नहीं है। वो लैंड माफियाओं के कब्ज़े में है, जिसे आज वो डीलर से बेच रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र शासन का जो आदेश है 15/16 का कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी देवस्थान हैं, मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शाह खानखाहा, मठ, जो भी दिगर ये है धार्मिक स्थळ है, उनकी ज़मीन एक्वायर की जाए। इंडोरी गाव है, वहाँ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट कार्रवाई करेल संस्थे के बारे में हम बार बार लड़ते आ रहे गांव के लिए, लेकिन हमारे को नहीं मिले। वारसों ने तो ये बेच डाले, एक छोड़ के 3 बेचे ले, तभी यहाँ कॉपरेट होता नहीं, हमारे को सपोर्ट मिलता नहीं है। और 3 एफिडेविट देने के बाद भी हमारे को कोई चेंज रिपोर्ट पर भी दखल ले जाती नहीं है और कोई मसले पर भी दखल ले जाती नहीं है। हमने कई मुद्दे उसमें तहरीक औकाफ के जाने से भी उन्हें दिए थे कि जालना में जो मस्जिद वाक़ है जहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है, ज़मीन आज बिक रही हैं, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने कोशिश करके परभनी के अंदर जो कई सालों से लोग उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे थे, कलेक्टर से मिलकर उस पर बुलडोजर चला दिया है। अगर इस तरह वक्फ बोर्ड काम करता है तो वक्फ बोर्ड को करोड़ों खरबों रुपए की आमदनी होंगी। जालना में काली मस्जिद, जामा मस्जिद जो है उसके जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, जिस पे जो उसको जो वहाँ का मुतवल्ली है ही नहीं, वो धड़ल्ले से उसे बेच रहा है। उस तरह हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड फौरी कार्रवाई करे। हैदराबाद कर्नाटक विद्युत ग्राहक संघ ने रायचूर शहर के नए लेआउट्स के मकीनों को परमानेंट बिजली मीटर देने का मुतालबा किया है। संघ के सदर श्रित कुमार कलसा और सेक्रेटरी S महबूब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को बताया कि नए लेआउट्स में इलेक्ट्रिक पोल न होने की वजह से मकामी लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दरख्वास्त देने पर हुकाम कई मीटर तक लकड़ियों के सहारे आरजी बिजली का मीटर लगा रहे हैं। आरजी बिजली मीटर की वजह से सारिफीन को दोगुनी बिल अदा करना पड़ रहा है। सिटी में जो नया लेआउट बनाते
वहाँ जो है ना जो पब्लिक जो है ना लेआउट खरीदे साइट खरीद के जो है ना टेम्परेरी करंट लेके जो है ना बिल्डिंग बना लेते। बिल्डिंग बनाने के बाद परमानेंट के लिए करंट के लिए एप्लीकेशन दिए तो वो नहीं आता, उनके सालों से महीनों से जो है ना सताते रहते हैं हमारे जसका वाले। एक्चुअली वो कानून के मुताबिक देना पड़ता है, खुद पैसा फंदा लेके करंट देना नहीं देते। और टेम्परेरी भी जो है ना 500, 300, 800, 600 मीटर तक जो बहुत सर्विस डाल के दे देते। वो सर्विस से हवा बारिश को जो है ना गिर जाता, गिर जाने से पब्लिक को जो है ना एक्सीडेंट होता रहता, बहुत मुश्किल है वो। मालेगांव शहर की आबादी 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन शहर में लोगों की कोरोना वैक्सीन लेने की तादाद बहुत कम है। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में बहुत कम है। लोगों की हौसला अफजाई के लिए म्यूनिसिपल मेयर ताहिरा शेख रशीद ने आज कोरोना की पहली वैक्सीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाडिया अस्पताल में लगवाई। कोरोना की तीसरी लहर आने की हमें खदशा है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो इसके लिए आज मैं सभी मालेगांव शहरियान से गुजारिश करती हूँ कि आज मैंने खुद और मेरे साथ मेरे कई साथियों ने मेरी आज वैक्सीन लिया है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे सभी मालेगांव शहर की सभी आवाम वैक्सीन ले, बिल्कुल घबराएं नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। मध्य प्रदेश के सरौंज में कोरोना की वबाई बीमारी के खात्मे के बाद अदबी सरगर्मियां फिर से शुरू हो गई हैं। बज़्म-ए-ज़िया के ज़ेर एहतमाम सरौंज में सूबाई मुशायरे का इनेकाद किया गया। सूबाई मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ मशहूर शायर सलाहुद्दीन अनवर ने अंजाम दिए, जबकि फरमान ज़ियाई ने अपनी निज़ामत के मुनफरिद अंदाज से मुशायरे के हुस्न को दोबाला किया। मुशायरे में शोरा ने जब अपना बेहतरीन कलाम मुतरन्निम आवाज़ के साथ पेश किया तो सामाईन वाह वाह कर उठे। मुशायरे ने शोरा ने जब हुब्बुल वतनी पर कलाम पेश करके खूब दादो तहसीन हासिल की। किसी को शौक तो होता नहीं, आवारागर्दी का सुकून घर में मयस्सर हो तो बेघर कौन होता? किसी को शौक तो होता नहीं। हया है हुस्न का एक बेशकीमती ज़ेवर, हया है हुस्न का एक बेशकीमती ज़ेवर, उतार कर नए ज़ेवर को तुम कभी रखना, उतार कर नए ज़ेवर को तुम कभी रखना। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में नई कमेटियों की तश्कील का काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत नांदेड़ में भी मुस्लिम लीग की नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस सिलसिले में आज आरके फंक्शन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हाजी उस्मान कुरैशी को नांदेड़ जिला सदर की हैसियत से नामजद किया गया। उस्मान कुरैशी ने माजी में भी मुस्लिम लीग के जिम्मेदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। मुस्लिम लीग न सिर्फ मुसलमानों को उनका हक दिलाना चाहती है, बल्कि सभी पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने की मांग की। मोर्चा के नायब सदर कमाल अशरफ ने कहा कि दलित मुसलमानों की मरदमशुमारी नहीं होने से इनका कोई काम नहीं हो पाता है। कमाल अशरफ का कहना है कि जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी से दलित मुसलमानों की सही तस्वीर सामने आएगी और इनके फलाह के ताल्लुक से काम हो पाएगा। तेलंगाना भर में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज रियासती हाई कोर्ट ने स्कूलों को खोलने की मशरूत इजाजत दी थी, जिसके बाद कोविड के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूलों को खोल दिया गया। ताहम इकामती स्कूल और हॉस्टल्स को खोलने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। कई स्कूलों में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल किया। महकमा तालीम ने बताया कि पहले दिन 40% तलबा हाजिर हुए। स्कूलों में फिजिकल क्लासेस के आगाज पर तलबा और सरपरस्त ने मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया। Actually, it's okay, but according to health, it's not correct, right? Like, we can study afterwards too. I just prefer online for now, but if both are there, we will prefer offline. I have no problem with it. Today, I'll see how it functions, and we'll decide how it will be. I mean, I actually feel happy that
because offline schools, they give you more, I can understand more in the schools, but then online schools are not really that much understandable. So I feel happy about it, and I do feel safe because everyone is wearing masks and they're sanitizing everyone, and everyone is vaccinated, so they informed us about it already, so I do feel safe about it. Because they are saying that they will sanitize the whole school before we come, so I think we will be safe here. I am excited. Let's see how the school goes. It is better for the students, kids for coming to school because of physical activity. There is no physical activity going on. तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।